गो। हेलो, जय श्री राम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मित्र, सहपाठी, आचार्यगण और विद्यार्थी अच्छे होंगे। आज मैं डायरी के पन्ने अति प्रसिद्ध एक रचना पर आपसे बात करूंगी, क्योंकि परिवर्तन का साक्ष्य और गवाह इतिहास डायरी के पन्ने में संकलित है। डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश मैं आपसे उद्धृत कर रही हूँ। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध के भौगोलिक परिवर्तन खास रूप से दिखाई देने लगते हैं। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। जैसे कि आप जानते होंगे, जापान का युद्ध, हिरोशिमा एंड नागासाकी। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बस नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम ने शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण, अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाना। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 में जुलाई के महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूस इमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और संदेहास्पद बना देता। अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सज्जा का सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना दिया। पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था, उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी आटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के बाद पीछे छिपी थी। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए।
4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह, यानी जिसमें उन्हें पीड़ित किया जाता था, यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृह में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया, अप्रैल 1945, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे, यानी अन्य परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय किया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने 2 उपहार में ही मिली थी। एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखना शुरू किया। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी पुलिस ने डायरी जब्त कर ली, जिसमें उन्हें वह मूल डायरी हाथ नहीं लगी जिसमें वह डायरी के पन्ने उद्धृत कर रही थी। और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले आटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी के पन्ने को प्रकाशित कराया और धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। आगे आप देखिए, यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, जिस पर आप बीती है, जिन्होंने उसे अपने जीवन में आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सीधे भोक्ता की निगाह से, यानी जिनके ऊपर यह दर्दनाक दिन बीते थे। और यह भोक्ता ऐसा ही है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूसरों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, यानी जब हमारा युवावस्था तूफान के दौर से गुजरना, यानी हम कल्पनाओं के सागर में गोता लगाते हैं, उस समय हम भय के आक्रोश से गुजर रहे थे, जिसका जिक्र किया गया है।
मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सब कुछ इस डायरी के पन्ने में समाहित है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।